गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेशन की बात करेंगे। प्रैक्टिस सेशन का ये तीसरा वीडियो होगा। इसके पहले वाले दो वीडियोस में हम लोगों ने प्रीपोजिशन से रिलेटेड सवाल का प्रैक्टिस किया है। पहला जो वीडियो था वो कॉमन एरर से रिलेटेड था, जबकि दूसरा वीडियो जो था वो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड था। ये जो तीसरा जो वीडियो है ये भी फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है, जो कि प्रीपोजिशन चैप्टर से संबंधित है। ये सभी प्रश्न जो प्रैक्टिस सेशन में कराया जा रहा है, ये सभी प्रश्न जो है वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अतः आप इन सारे प्रश्नों को एक बार पुनः अपने से पहले हल करने की कोशिश करें, फिर जाकर के आप इसे आंसर अथवा दूसरे साधनों का सहारा लें। ये सभी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, एक बार नहीं। और ये अगर प्रीपोजिशन पर अगर आपको कमांड करना है, प्रीपोजिशन एरिया पर अगर आपको अपना कंट्रोल रखना है, तो प्रैक्टिस ही सबसे बेस्ट साधन है। आप प्रीपोजिशन ये रट करके, फिक्स प्रीपोजिशन रट करके आप अपने प्रीपोजिशन को लंबे समय तक नहीं बना सकते हैं। यदि आपको लंबे समय तक प्रीपोजिशन को कमांड में रखना है तो आपको प्रैक्टिस से गुजरना होगा। चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेशन का तीसरा जो क्लास है इसको देखा जाए। चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल भरने के लिए क्या दिया गया है? करेक्ट है, इट इज नॉट ट्रू दैट द स्टडी ऑफ साइंस टेंड्स एथेइज्म। ये कर प्रश्न क्या कर रहा है कि ये सच नहीं है कि जो साइंस का जो स्टडी है वो आपको नास्तिकता की तरफ ले जाए। ठीक है, देखिए पहले टेंस को पहले समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ना टेंस को समझते हैं। टेंस के साथ टेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, टेंस का मतलब होता है की ओर अग्रसर होना, की ओर बढ़ना अथवा की ओर अग्रसर होना, एक ही चीज है, शब्द दो है। चलिए, तो अगर कोई चीज कहीं पर टेंस करता है तो उसकी ओर बढ़ता है। अच्छा, अब हमें समझना है कि इसके साथ प्रीपोजिशन क्या सही रहेगा। देखिए, जो डायरेक्शनल जो प्रीपोजिशन है, हमें पहले डायरेक्शनल प्रीपोजिशन को चेक करना है। तो जो टू है ना, टू को डायरेक्शनल प्रीपोजिशन माना गया। ये डायरेक्शन बताता है, कोई चीज के जाने का ये डायरेक्शन बताता है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? टेंस का हिंदी जो है वो है की ओर बढ़ना, अग्रसर होना, यानी कि इसको डायरेक्शन की जरूरत है। अब डायरेक्शन की जरूरत है तो हम पहले से हमें पता है कि टू एक डायरेक्शनल प्रीपोजिशन है। जैसे कि वो बाजार जाता है, बाजार की ओर जाता है, तो फिर हम इस वाक्य को कैसे बनाते हैं? ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, वो बाजार जाता है। चलिए, हम टू को किस रूप में देख रहे हैं? एक डायरेक्शन के रूप में देख रहे हैं। तो टेंस का मतलब होता है अग्रसर होना। इसके साथ हमारा जो फिक्स प्रीपोजिशन होगा वो टू होगा। अतः हमारा इस पहला सवाल का जो आंसर, सही आंसर बनना चाहिए वो वन का आंसर बी होना चाहिए। आपका मैं यहाँ पर एक आंसर चार्ट आपको बना दे रहा हूं, ठीक है ना। ये आंसर चार्ट से आप पूरे ये प्रैक्टिस सेशन का आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिए, अब हम लोग सेकंड सवाल की ओर मूव कर रहे हैं। चलिए, सेकंड सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा सेकंड सवाल को देखा जाए। सम फिल्म्स आर एन इंसाइटमेंट क्राइम, यानी कि कुछ जो फिल्में होती हैं, ठीक है ना, वो क्राइम को बढ़ावा देती है। इंसाइटमेंट क्या होता है पहले आप ऐसे समझें, है ना। पहले आप ये से समझे कि इंसाइटमेंट क्या होता है। देखिए, अगर आप किसी को इंसाइट करते हैं तो आप उसको ना इंकरेज करते हैं, है ना। इंसाइट को पिछले वीडियोस में बताया गया है, पहले इंसाइट को पहले क्लियर कर लेते हैं। इंसाइट का अर्थ होता है प्रेरित करना कुछ गलत करने के लिए, ठीक है ना। इंसाइट के सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनकरेज। इंसाइट के सिनोनिम्स हो जाएंगे इनकरेज। और इसको आप समझिए कि इसका जो सिंपल अगर हिंदी होता है, प्रेरित करना कुछ गलत करने के लिए, प्रोत्साहित करना, ठीक है। चलिए, तो सवाल क्या कर रहा है कि जो कुछ फिल्में होती हैं वो क्राइम को ना बढ़ावा देती हैं, ठीक है। चलिए, तो इंसाइटमेंट का मतलब आप इसको प्रोत्साहन समझ लीजिए। चलिए, अब इंसाइटमेंट एक नाउन है, ठीक है ना, जिसके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। तो अब हम ऑप्शंस पर विचार करते हैं। कह रहे क्या कि सम फिल्म्स आर एन इंसाइटमेंट क्राइम। इसका तात्पर्य यह होगा कि कुछ जो फिल्में होती हैं वो क्राइम के लिए प्रोत्साहन का काम करती है। तो अगर हम ऑप्शन पर विचार करते हैं तो हमारा सबसे करीबी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी होगा। इंसाइटमेंट के साथ टू लगता है, तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। चलिए,
इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स आपको दिया गया है, ठीक है ना, और बहुत आसान है ये, है ना। दो अगर आ जाए फिल इन दी ब्लैंक्स तो आप उससे घबराइए नहीं, पिक करना बहुत आसान है, आपको एलिमिनेशन पद्धति आपको पता होना चाहिए। अगर देखिए क्वेश्चन अगर कठिन भी है तो आप एलिमिनेट करके ना आपको ऑप्शन को कम कर सकते हैं। मान के चलिए कि हम 4 ऑप्शन पर बात कर रहे हैं और हमें किसी भी ऑप्शन पर सही जानकारी नहीं है, तो पहले जब आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि अब आपके पास लिमिटेड ऑप्शन बच गए हैं। लिमिटेड ऑप्शन में गेस करना आसान होता है। चलिए सवाल क्या कर रहा है, ही वॉज एंग्री मी, ठीक है ना, वो मुझसे क्रोधित था। चलिए बिकॉज ही थॉट, क्योंकि वो उसने क्या सोचा कि माई रिमार्क वॉज एम्ड हिम, उसने सोचा ये कि मेरी जो बात थी, मेरी जो रिमार्क थी उसको लक्ष्य बना करके कही गई थी, ठीक है ना। देखिए एंग्री के साथ क्या मामला है, पहले एंग्री के साथ मामला को समझते हैं। एंग्री एडजेक्टिव है, ठीक है ना, एंग्री एडजेक्टिव है, पहले हम इसे समझते हैं। एंग्री का अर्थ होता है क्रोधित, एंग्री एडजेक्टिव है। चलिए एक बार पुनः इसको थोड़ा क्लियर वे में देखा जाए। एंग्री जो है वो एडजेक्टिव है और एंग्री का अर्थ होता है क्रोधित। चलिए इसको समझा जाए। अगर आप किसी व्यक्ति से एंग्री होते हैं तो उस मामलों में अगर आप किसी व्यक्ति से एंग्री होते हैं तो एंग्री के साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग होता है जब हम किसी व्यक्ति से एंग्री होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हमको कहना है कि तुम मुझसे क्यों गुस्साए हो, हम इसको कैसे पूछेंगे, वाई आर यू एंग्री विथ मी, वाई आर यू एंग्री विथ मी, तुम मुझसे क्यों क्रोधित हो। चलिए पहले इतना अगर हमें पता है, अगर एम के बारे में अगर हमें सही जानकारी भी नहीं है कि एम क्या प्रीपोजिशन लेता है, तो पहले ऑप्शन को पहले हम हटाने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए में देखिएगा तो पहले ऑप्शन में पहला फिलर्स में विथ दिया है, ऑप्शन ए क्लियर है यहां तक। चलिए ऑप्शन बी में भी विथ है, ऑप्शन सी में भी विथ है और ऑप्शन डी में भी विथ है। चलिए तो सारे ऑप्शन में विथ दे दिया है। चलिए अब थोड़ा सा आप एट का यूजेस पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जब आप किसी व्यक्ति को कोई चीज का निशाना बनाते हैं तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। हम एट का प्रयोग करते हैं जब व्यक्ति का निशाना कोई व्यक्ति बनता है, उसके एक्शन का निशाना कोई व्यक्ति बनता है, ठीक है, तो उसमें हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। अतः अगर ऑप्शन पर अगर हम नजर डालें तो पहला ऑप्शन में विथ 4 है, विथ तो ठीक है, 4 गलत है, हटाइए इसको। ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी इन सारे शर्तों को पूरा करता है। पहले ऑप्शन में विथ लगेगा, एंग्री विथ, और अभी बताया हूं क्या कि एम के साथ हम प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, एट। एम के साथ क्या प्रीपोजिशन यूज होगा, एट होगा। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर जो होगा वो बी होना चाहिए। 3 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। चलिए कह रहे क्या कि हिज प्लान्स, किसी व्यक्ति का जो प्लान है, आर एडवर्स माई इंटरेस्ट, वो मेरे हित। देखिए इसमें जो इंटरेस्ट है जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा सा इसको देखा जाए। इसमें जो इंटरेस्ट शब्द इस्तेमाल किया गया, रुचि नहीं, यहाँ पर किसी व्यक्ति का हित होता है तो वो भी इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति मेरे इंटरेस्ट पर ध्यान देता है, मेरे हित पर ध्यान देता है या मेरे हित पर ध्यान नहीं देता है। चलिए आपको पिछले वीडियोस में अगर आप देखेंगे एडवर्स के बारे में बात किया गया है। पहले एडवर्स के बारे में देख लेते हैं। एडवर्स का अर्थ क्या होता है, प्रतिकूल। यदि कोई चीज यदि आपके एडवर्स हैं तो आपके वो प्रतिकूल है, ठीक है ना। अनुकूल और प्रतिकूल 2 शब्दों से आप वाकिफ होंगे। तो अब ये समझ लीजिए कि प्रतिकूल के जितने भी वर्ड होंगे, केवल एडवर्स ही नहीं, प्रतिकूल के जितने भी वर्ड्स होंगे, ये सभी के साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे एडवर्स टू, होस्टाइल टू, इसका भी अर्थ प्रतिकूल, अनफेवरेबल टू, इसका भी अर्थ प्रतिकूल। यानी कि प्रतिकूल के लिए केवल एडवर्स ही नहीं, जितने भी एडजेक्टिव हैं जो कि अर्थ प्रतिकूल देते हैं, सभी के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए, ठीक है ना। हिज प्लान्स आर एडवर्स टू माई इंटरेस्ट, उसका जो योजना है मेरे हित के खिलाफ है, मेरे हित के प्रतिकूल है। तो 4 का राइट आंसर हम क्या सेट करें, 4 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को और देखते हैं। करे क्या, द क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ब्रिसल डिफिकल्टीज। देखिए
इसका हिंदी क्या निकलेगा, इस प्रश्न का हिंदी क्या निकलेगा कि जो बेरोजगारी के जो क्वेश्चन है, जो बेरोजगारी के जो प्रश्न है वो कठिनाइयों से भरी हुई है। देखिए ब्रिसल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इस ब्रिसल को समझते हैं। यदि कोई चीज किसी चीज से ब्रिसल होता है तो उससे वो भरा होता है। ब्रिसल विथ का मतलब होता है भरा होना। इसके साथ ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ये तो आपको दिमाग में रखना होगा, इसका कोई उपाय नहीं है। ये सर कैसे याद रखे हैं कि ब्रिसल विथ लेता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस आप ऐसे मत रटिए कि ब्रिसल के साथ विथ लगाते हैं, बल्कि ब्रिसल से रिलेटेड 2-4 सवाल को 2-4 बार बना लीजिए, आपका ब्रिसल पर कमांड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि द क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी की समस्या है, जो बेरोजगारी के प्रश्न है वो कठिनाइयों से भरे हुए हैं। ओके, देखिए भरा होने के लिए अधिकांश जो वर्ड होते हैं विथ लेते हैं। जैसे कि एक वर्ड आपको आगे चल के आप देखेंगे, फ्रॉड। फ्रॉड का भी अर्थ भरा होना, ये भी प्रीपोजिशन विथ लेगा। तो भरा होने के लिए जितने भी वर्ड होते हैं नॉर्मल, उनके साथ हम लोग प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसका मतलब है कि राइट आंसर इस 5 का क्या होना चाहिए, विथ होना चाहिए। विथ हम कहां देख रहे हैं, 5 का ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, ठीक है ना, और ऐसा ऑप्शन सी में है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। चलिए अब सवाल को समझा जाए। कह रहे क्या नंबर 6 में, ऑल दो ही वॉज ब्रेड द लॉ, ठीक है ना, ही बिकेम ए सक्सेसफुल जर्नलिस्ट। देखिए पहले ब्रेड को समझा जाए। ब्रेड जो है ना वो ब्रीड का, ब्रेड जो है ना वो ब्रीड का वो V3 है, V2 और V3। देखिए ब्रीड का जो V2 और V3 होता है वो ब्रेड होता है। तो ब्रीड का कई अर्थ है, ब्रीड का एक अर्थ नहीं है, ब्रीड के कई अर्थ हैं, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में जो ब्रीड का अर्थ जो दिया गया है वो होता है एजुकेट, शिक्षित करना। अगर आप किसी व्यक्ति को किसी तरह का शिक्षा देते हैं तो आप उसको ब्रीड करते हैं। तो ब्रीड का अर्थ होता है, अगर सिंपल भाषा में लिखें तो शिक्षित करना। तो बचपन में उसका शिक्षा उसको किस के लिए मिला, ला के लिए मिला, मतलब कि न्याय पढ़ने के लिए मिला। लेकिन एक्चुअली शुरू का ऑल दो ही वॉज ब्रेड लॉ, है ना, ही वॉज ब्रेड फॉर द लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने शिक्षा किसके लिए पाया था, लॉ के लिए पाया था। उसको जज बनना था, उसको वकील बनना था, बन क्या गया, बन वो जर्नलिस्ट गया। तो ब्रेड के साथ हम जो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे वो होगा ब्रेड फॉर, ठीक है ना। अगर आप किसी तरह का विशेष शिक्षा पाते हैं किसी तरह के चीजों के लिए तो उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए 6 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होना चाहिए। हमारा 6 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, ठीक है ना। ब्रीड का V2 V3 जो है वो ब्रेड है, और किसी तरह के आप एजुकेशन लेने के लिए आप शिक्षित होते हैं तो उसके लिए ब्रेड के साथ हमने फॉर का प्रयोग कर दिया। चलिए बात को हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए क्या कहता है, ही हैज रिवर्टेड हिज फॉर्मर पोस्ट। देखिए रिवर्ट, री मतलब दोबारा, आप पहले री पर जाइए। री का मतलब होता है दोबारा, रिवर्ट का मतलब क्या होता है, ये पिछले वीडियोस में भी रिवर्ट के बारे में बताया गया था, ठीक है। रिवर्ट का मतलब होता है पुनः वापस लौट जाना, पूर्व स्थिति में, पूर्व स्थिति में लौटना। सरल भाषा में कहें तो इसका हिंदी होता है पूर्व स्थिति में लौट जाना। चलिए अगर कोई व्यक्ति पहले कुछ जो भी अवस्था में था उसी अवस्था में वो लौट गया तो रिवर्ट। और जब आप वापस जाते हैं, अभी मैं क्या बताऊं, जो टू होता है वो कौन सा प्रीपोजिशन है, डायरेक्शनल प्रीपोजिशन है। हम जहां जाते हैं वहां क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। पूर्व अवस्था में चले जाना, पूर्व अवस्था में लौट जाना। तो इसके साथ बहुत लॉजिकल बात है, समझने वाली बात है, रटने वाली बात नहीं है। जब आप लौटते हैं, वापस जाते हैं, जाने के लिए प्रीपोजिशन हम टू लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर ये होना चाहिए। हमारा 7 का जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो क्या होगा, ए होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए। करेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द शेयर मार्केट इज फ्रॉड रिस्क। चलिए कर क्या, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि शेयर मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो वो जो चीज है ना खतरों से भरा हुआ है। अभी थोड़े देर पहले बात हुआ है, फ्रॉड विथ मतलब होता है भरा होना, ठीक है ना। किसी गलत चीजों से भरा होने के लिए हम लोग फ्रॉड विथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई चीज किसी चीज से फ्रॉड विथ है तो उससे वो भरा हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल सा मैं बात कहूं, अगर हमको कहना है कि उसके बाल जो है ना, उसके बाल में जू हैं,
उसके बाल में जू हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जू होते हैं, ये सब जितने कीड़े मकोड़े होते हैं ना, बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, एक दो नहीं होते, ज्यादा संख्या में होते हैं, उसके बाल जू से भरे हैं। कहने का तात्पर्य है, कैसे लिखेंगे, हर हेयर इज ब्रॉट विथ, चलिए लाउज, तो जू, लाउज का प्लुरल क्या हो जाएगा, लाइस, लाउज का प्लुरल हो जाएगा लाइस, हर हेयर इज फ्रॉट विथ लाइस। तो अगर कोई चीज किसी चीज से फ्रॉट विथ है तो उससे वो भरा हुआ है। सवाल क्या कर रहा है कि शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो खतरों से भरा हुआ है। फ्रॉड के साथ क्या प्रीपोजिशन होगा, विथ होगा। हम विथ कहां देख रहे हैं, विथ देख रहे हैं हम ऑप्शन बी में। राइट आंसर, 8 का आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, टुडे ही इज इल, और इसके बाद फ्लू है, आज वो बुखार से बीमार है ना। देखिए इल एक फेमस वर्ड है, बीमार, बीमार करने के लिए ना हम इल का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा आप इसको समझिए। बीमार करने के लिए हम इल का प्रयोग करते हैं, और इल के साथ प्रीपोजिशन जो होगा वो विथ होगा। आप पर इसको समझ लीजिए, अगर आप किसी बीमारी से इल हैं तो आप उसके साथ जो प्रीपोजिशन लगाएंगे फिक्स प्रीपोजिशन है, यहाँ पर कोई तरह का सुनवाई नहीं होगा। आपको ये सब दिमाग में रखने होंगे, और ये कैसे हम रख सकते हैं, केवल प्रैक्टिस के बदौलत। 2-4 बार इस तरह का प्रॉब्लम बनाइएगा, एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा कि इल एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है बीमारी, और इसके साथ प्रीपोजिशन हम विथ का प्रयोग करेंगे। तो चलिए 9 का आंसर हमारा क्या होगा, इसका मतलब है कि हमारा हम कैसे भरेंगे, टुडे ही इज इल विथ फ्लू, विथ हम कहां देख रहे हैं, विथ हम बी में देख रहे हैं। 9 का आंसर हमारा बी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। चलिए, करेक्ट, ए टीम ऑफ डॉक्टर्स ऑपरेटेड हिम, ठीक है ना, डॉक्टर की एक टीम ने उसका ऑपरेशन किया। बहुत फेमस ये वर्ड है, देखिए ऑपरेशन जो है ना, ऑपरेशन नाउन है, पहले आप ऐसे समझिए, ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन, इसका क्या हिंदी में बोलूं, अच्छा, अब ऑपरेशन का जो वर्ब होगा वो होगा ऑपरेट। अब ऑपरेशन का जो वर्ब होगा ऑपरेट, और ऑपरेट वर्ब के साथ ये फिक्स प्रीपोजिशन हम ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति का किसी चीज का ऑपरेशन हुआ है तो वो ऑपरेट ऑन के साथ वो बात बनता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर इसका मतलब है कि हम ऑन कहां देख रहे हैं, हम ऑन ऑप्शन बी में देख रहे हैं। तो 10 का हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ये ऑपरेट ऑन एक फिक्स, आप ऐसा समझिए कि प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखा जाए, करे क्या, ही शोड नो एप्टीट्यूड बिजनेस, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि उसने बिजनेस के लिए कोई योग्यता, कोई अभियोग्यता नहीं दिखलाई। चलिए पहले एप्टीट्यूड को हम लोग समझते हैं, एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। देखिए एप्टीट्यूड आप लोगों ने कभी देखा होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, मैथ के लिए क्या लिखता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है ना। एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता। अब योग्यता के जो भी अंग्रेजी होंगे, एक एप्टीट्यूड है, एक एबिलिटी है, ये दोनों का मतलब योग्यता होता है, और दोनों के साथ प्रीपोजिशन क्या प्रयोग होगा, फॉर होगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन में जब आप नाउन सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है ना, एप्टीट्यूड नाउन है, ठीक है ना, एबिलिटी नाउन है, और इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है, फॉर लगता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सवाल क्या कर रहे हैं कि ही शोड नो एप्टीट्यूड बिजनेस, इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा कि उसने बिजनेस के प्रति कोई भी योग्यता नहीं दिखाई। अब यहां पर चूंकि एप्टीट्यूड अपने साथ फॉर लेता है, और राइट आंसर क्या होना चाहिए, 11 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। हम ए में 4 को देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए 12 क्या कहता है, दिस डिस्कशन इज हार्डली रेलेवेंट द सब्जेक्ट। देखिए पहले रेलेवेंट को समझते हैं। रेलेवेंट का मतलब होता है संगत। यदि कोई चीज किसी के प्रति संगत है तो वो रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड पावर के लिहाज से भी ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। देखिए संगत, असंगत, जुड़ा हुआ, इसके जितने भी वर्ड्स हैं, केवल रेलेवेंट ही नहीं, जितने भी वर्ड्स हैं सभी के सभी प्रीपोजिशन टू लेते हैं। हमें ये समझना होगा, केवल एक वर्ड की बात नहीं है। इस मतलब रेलेवेंट से जुड़े हुए जितने भी सिनोनिम्स होंगे वो सभी के सभी प्रीपोजिशन टू लेंगे। जैसे रेलेवेंट टू, पर्टिनेंट मतलब संगत, जुड़ा हुआ, पर्टिनेंट टू, जर्मन का मतलब जुड़ा हुआ, संगत, जर्मन टू, ये जितने भी वर्ड्स हैं इस सबका एक ही हिंदी है, संगत जुड़ा हुआ, संगत या जुड़ा हुआ।
जैसे कि आप कभी सुनते होंगे संगत प्रश्न होते हैं, ठीक है। चलिए, तो कह रहे क्या कि दिस डिस्कशन इज हार्डली रिलेवेंट द सब्जेक्ट। इसका हिंदी क्या हुआ कि जो डिस्कशन जो चल रहा है, जो बातचीत चल रहा है, ये सब्जेक्ट जो विषय वस्तु है उससे मुश्किल से ही ये जुड़ा हुआ है, संगतपूर्ण है। चलिए, रेलेवेंट के साथ प्रीपोजिशन मैंने क्या कहा, रेलेवेंट के साथ प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल होना चाहिए। टू हमें कहां दिखाई दे रहा है, टू हमें ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। हमारा 12 का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए 13 सवाल देखा जाए। करे क्या, हिज इलनेस इज मेयर ए प्रीटेक्स्ट, ठीक है ना, हिज एब्सेंस। इसका हिंदी क्या हुआ, देखिए प्रीटेक्स्ट को पहले समझते हैं ना। हिंदी निकालने के लिए सबसे पहले हमें कहां जाना होगा, पहले प्रीटेक्स्ट की ओर जाना होगा। प्रीटेक्स्ट का अर्थ होता है बहाना, अगर सरल भाषा में कहें तो बहाना। और बहाना के लिए एक और वर्ड होता है एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का भी अर्थ होता है बहाना। ये दोनों अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेते हैं, दोनों अपने साथ ये फिक्स प्रीपोजिशन फॉर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब प्रीटेक्स्ट और एक्सक्यूज दोनों के साथ प्रीपोजिशन फॉर लगाते हैं। सवाल क्या कर रहा है, His illness is mere a pretext his absence, यानी कि उसकी बीमारी केवल बहाना था उसके अनुपस्थिति का। अनुपस्थिति का उसने बहाना किस रूप में बनाया, बीमारी की बात कह करके। तो प्रीटेक्स्ट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगना चाहिए, अभी मैंने बात किया है कि प्रीटेक्स्ट के साथ और एक्सक्यूज के साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होगा। अतः राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए। 13 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए हम लोग अब नंबर 14 नंबर के सवाल पर आते हैं। चलिए, करे क्या, कंटेंटमेंट इज एसेंशियल हैप्पीनेस। करे क्या कि जो कंटेंटमेंट का पहले अर्थ, पहले तो हमें देखिए, अगर वर्ड पावर अगर बढ़िया नहीं रहा, पहले मैं आपको पहले एक बात बता देता हूं, अगर हमारा वर्ड पावर बढ़िया नहीं रहा तो हमारा कुछ भी बढ़िया नहीं रहेगा। हर चीज वर्ड पावर पर टिका हुआ है। अगर जब तक आप क्वेश्चन का अर्थ नहीं समझिएगा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। केवल प्रीपोजिशन की ही बात नहीं है, ये सारे ग्रामर पर ये बात लागू होती है। वो चाहे आर्टिकल हो, प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, कुछ भी हो, आपको वाक्य का अर्थ निकालना होगा। अगर आप वाक्य का अर्थ निकालने में परेशानी कौन सा चीज करता है, तो आपका वर्ड पावर। मान के चलिए कि बहुत सारे लोगों को कंटेंटमेंट के बारे में पता ही नहीं है, वो कितना याद रखेंगे कि एसेंशियल ये लेता है। वाक्य को तो समझना ही होगा, वाक्य तो हिंदी निकालना ही होगा। अब ज्यादा लंबे समय तक इसको नहीं बना के रख सकते हैं कि एसेंशियल के साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, ज्यादा समय तक आप इसको बना के नहीं रख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आपको हिंदी निकालना होगा, और हिंदी निकालने के लिए वोकैब सेक्शन बढ़िया होना चाहिए। तो ग्रामर तभी आपका अच्छा रहेगा। अगर हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, सीधा शब्दों में कहें, आपका ग्रामर तभी अच्छा रहेगा जब आपका वर्ड पावर अच्छा है। अगर वर्ड पावर जिसका कमजोर है उसका ग्रामर भी ऑटोमेटिकली कमजोर होगा, वो चाहे पहले कितना भी कह ले। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, पहले आप ऐसे समझे, ठीक है। तो हिंदी क्या निकलना चाहिए कि जो संतुष्टि है ना, वो हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। एक आदमी हैप्पीनेस तभी रह सकता है, प्रसन्नता तभी रह सकता है जब उसमें संतुष्टि वाली बात हो। चलिए, अब हम पहले भी बात कह चुके हैं और एक बार फिर से कह रहे हैं। देखिए, आवश्यक या जरूरी के लिए जितने भी वर्ड होंगे, केवल एक ही वर्ड नहीं, जितने भी वर्ड होंगे उनके साथ प्रीपोजिशन हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टू। दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एसेंशियल और एक वर्ड है इंडिस्पेंसिबल। ये आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ना, ये दो जो वर्ड है ना, ये जबरदस्त वर्ड हैं। ये दोनों का एक ही मतलब होता है, आवश्यक या जरूरी। दोनों का एक ही अर्थ होता है, दोनों एक ही तरह के प्रीपोजिशन लेते हैं, प्रीपोजिशन टू। तो चलिए अब इसमें हम लोग क्या भर पाएंगे, करे क्या कि जो कंटेंटमेंट है वो हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। एसेंशियल के साथ हम टू देख रहे हैं, टू हमारे किस ऑप्शन में है, तो नंबर सी में है। तो हमारा जो 14 का आंसर क्या होना चाहिए, नंबर सी होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। चलिए, कह रहे कि ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल द पोस्ट, केवल स्नातक पास ही है ना इस पोस्ट के लिए योग्य हैं। एलिजिबल का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप किसी चीज के लिए एलिजिबल हैं, इसका मतलब है कि आप उसके लिए क्वालिफाइड हैं, आप उसके लिए योग्य हैं। ठीक है ना, इसका हिंदी होता है योग्य।
अब थोड़ा सा देखा जाए, देखिए एलिजिबल के साथ दोनों तरह के प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। एलिजिबल फॉर भी होता है और एलिजिबल टू भी होता है, दोनों होता है। एलिजिबल के साथ फॉर भी लगाते हैं, एलिजिबल के साथ टू भी लगाते हैं। फॉर कब लगाएंगे? जब एलिजिबल के बाद नाउन आएगा। नाउन रहेगा तो फॉर, थोड़ा ध्यान दिया जाए। अब वर्ब रहेगा तो टू। तो ये टू या फोर का लगना अगले वर्ड पर निर्भर करता है कि अगला वर्ड क्या दिया हुआ है। चलिए अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि बात पोस्ट का है। पोस्ट क्या है भाई? एक नाउन है। जब नाउन है तो एलिजिबल क्या लेना चाहिए? एलिजिबल को फोर लेने की जरूरत है। अतः हमारा 15 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ठीक है ना। अगर वो वर्ब होता तब हम उसके साथ टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप इस वाक्य को देखें, चलिए आप इस वाक्य को देखिए, ही इज एलिजिबल, ठीक है ना, टू बी अपॉइंटेड एट कॉलेज। इसका हिंदी क्या हुआ कि वो कॉलेज में नियुक्त होने के लिए योग्य है, मतलब उसके पास सारे क्वालिफिकेशन है जिसके माध्यम से वो कॉलेज में नियुक्त हो सकता है। तो एलिजिबल के साथ बच्चों बात बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। एलिजिबल के साथ हम फोर का भी यूज करते हैं, टू का भी यूज करते हैं। एलिजिबल के बाद नाउन आया तो फोर और एलिजिबल के बाद वर्ब आया तो टू। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए करे कि डेथ इज प्रिफरेबल डिस्ग्रेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेथ है वो पसंद किया जाएगा, है ना, मृत्यु को पसंद किया जाएगा अपमान से, यानी कि अपमानित होने से अच्छा है मर जाना। इस वाक्य का भाव यही है कि अपमानित होने से अच्छा है मर जाना। चलिए पहले अर्थ समझते हैं। देखिए प्रीफर और प्रीफरेबल पीछे पहले के वीडियो में भी बताए गए हैं कि प्रीफर और प्रीफरेबल दोनों के साथ प्रीपोजिशन हम टू का प्रयोग करते हैं। चलिए प्रीफर जो है वर्ब है और प्रीफरेबल क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, इन दोनों के साथ प्रीपोजिशन क्या प्रयोग होता है? टू होता है। चलिए कुछ और वर्ड का अर्थ जानते हैं। डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस का मतलब क्या होता है? अपमान। ठीक है ना। अगर आपको किसी ने डिस्ग्रेस दे दिया तो आपको क्या दे दिया? अपमान दे दिया। अब सवाल कर रहा है कि जो डेथ है वो मृत्यु से ज्यादा बढ़िया, सॉरी, जो डेथ है वो अपमान से ज्यादा बढ़िया चीज है ना। मतलब कि डेथ को पसंद किया जाएगा इंसल्ट के बजाय। आइए अब मैंने कहा कि प्रीफरेबल टू लेता है। टू हम कहां देख रहे हैं? ऑप्शन सी में। 16 का राइट आंसर होगा सी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखा जाए, कह रहे क्या? ही इज इंडोर्ड रेयर टैलेंट। इसका हिंदी क्या हुआ कि वो दुर्लभ प्रतिभा से, रेयर टैलेंट, कॉमन टैलेंट नहीं है, बहुत कम ही लोगों में वो टैलेंट होगा, इसलिए उसको क्या कहा गया? रेयर टैलेंट। तो वो रेयर टैलेंट से वरदानित है। थोड़ा इंडो को समझते हैं, बहुत जबरदस्त वर्ड है। देखिए इंडो का मतलब सिंपल भाषा में होता है दान देना, चंदा देना। केवल चंदा का अंग्रेजी कहा जाए तो क्या होता है? इंडोमेंट होता है। केवल चंदा का अंग्रेजी जो होता है, बहुत सारे संस्था किस पर चलते हैं? इंडोमेंट पर चलते हैं। इंडोमेंट प्राप्त होता है इसलिए वो चलते हैं। इंडोमेंट बंद कर दिया जाए तो वो संस्था बंद हो जाएंगे। आइए, लेकिन इंडोर्ड एक एडजेक्टिव है। अब देखिए ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और इसके साथ प्रीपोजिशन ये फिक्स, ये लगेगा ही, ये फिक्स प्रीपोजिशन हो गया, यहां पर कोई फेरबदल नहीं। इंडोर्ड के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? विथ का। इंडोर्ड विथ का मतलब क्या होता है? सरल भाषा में कहे तो गिफ्टेड, वरदानित। इंडोर्ड विथ को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो इसका हिंदी होगा वरदानित। चलिए तो कोई व्यक्ति जो है वो दुर्लभ प्रतिभा से वरदानित है। इंडोर्ड के साथ विथ लगना चाहिए। विथ हम किस में देख रहे हैं? ऑप्शन बी में। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखा जाए, करे कि सी स्कॉफ्ड द आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन। इसका हिंदी क्या होगा कि उसने क्रांति के विचार का मजाक उड़ाया। अगर आप स्कॉफ करते हैं, ठीक है ना, अगर आप स्कॉफ करते हैं तो आप उसका खिल्ली उड़ाते हैं, आप उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर ताना मारते हैं। देखिए खिल्ली उड़ाने, उपहास उड़ाना, ताना मारना, व्यंग करना एक ही चीज है, शब्द अलग अलग है। ओके,
इससे संबंधित जितने भी वर्ड होंगे सभी के साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होगा, यह आपको समझना होगा। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन वाले अगर मेरे वीडियोस में अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, वर्ब प्लस एट, तो उसमें ये चीज मिल जाएगा। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं। चलिए, स्कॉफ, जियर, मॉक, रिडिकुल, देखिए ये सबका एक ही मतलब है, थोड़ा थोड़ा शब्दों का हेर फेरा है, ठीक है ना। और डिराइड, ये सबका एक ही मतलब है, उपहास उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, और सभी के साथ ये फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगेगा, एट, ये फिक्स हो गया। अब हिंदी चाहे कुछ भी हो, पर हो, से हो, लिए हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर ये वर्ड है तो ये वर्ड होगा, ये वर्ड है तो ये वर्ड होगा। ओके, इसका मतलब है कि स्कॉप के साथ हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। 18 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए, इसका हिंदी पहले नोट कर देते हैं। इसका हिंदी होता है खिल्ली उड़ाना, ताना मारना, एक ही चीज है, शब्द अलग अलग है, या मजाक उड़ाना। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। चलिए, 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रू हैप्पीनेस कंसिस्ट, ठीक है ना, हेल्पिंग अदर्स। देखिए, बहुत ये इस वीडियो सेशन का ये सबसे मार्वेलस, सबसे जबरदस्त ये सवाल है, ठीक है ना। इस वीडियो सेशन का सबसे ये मेच्योर सवाल है। देखिए, कंसिस्ट के साथ दो तरह की बातें, पहले कंसिस्ट को समझा जाए। कंसिस्ट एक अपने साथ ऑफ लेता है, तो कंसिस्ट ऑफ का अर्थ होता है बना होना, निर्मित होना। कोई चीज किसी से कंसिस्ट होता है तो उससे वो बना हुआ होता है। इस मकान में 10 कमरे हैं, हमें ऐसा कहना है। इस मकान में ना 10 रूम है, हमें ऐसा कहना है। यह मकान कितने रूम से बना हुआ है, 10 रूम से। कैसे लिखेंगे, दिस हाउस कंसिस्ट ऑफ 10 रूम्स। यह मकान जो है वो 10 कमरों से बना हुआ है। चलिए, एक कंसिस्ट के साथ इन भी होता है, तो कंसिस्ट इन का मतलब क्या होता है ना, निहित होना, किसी चीज का निहित होना। निहित होना, आप थोड़ा हिंदी आपको समझना होगा, निहित होना। सवाल क्या कर रहा है कि सच्ची खुशी, ट्रू हैप्पीनेस किस चीज में निहित है। यहां बना होने का संदर्भ नहीं है, यहाँ पर निहित होना का संदर्भ है कि जो सच्ची जो खुशी होती है ये किस बात में निहित होती है, तो दूसरे को हेल्प करने में निहित होती है। सवाल तो यही है ना कि ट्रू हैप्पीनेस कंसिस्ट हेल्पिंग अदर्स, यानी कि आपको सच्ची खुशी कब मिलती है, जब आप दूसरे को हेल्प करते हैं। इस मामलों में कंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेंगे, इन लगेंगे। तो इसका मतलब होगा कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, 19 का आंसर जो होगा वो डी होगा। हाँ, ऑफ वाले चक्कर में मत रहिए, हर मामलों में कंसिस्ट के साथ ऑफ नहीं लगता है। जब निहित होना वाला जब सेंस निकलेगा तब वहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, कंसिस्ट के साथ इन। हाँ, और कंसिस्ट के साथ इन भी लगता है, आप पहले ये समझ लें, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की ओर मूव करते हैं। चलिए, यू मस्ट एप्लोगाइज हिम फॉर योर मिस्टेक, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए अपनी गलती के लिए। देखिए, एप्लोगाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना। अगर आप किसी से एप्लोगाइज करते हैं, आप उसे क्षमा मांगते हैं, ठीक है ना, क्षमा मांगना। और अगर आप पर्सन से क्षमा मांगते हैं तो टू समवन, ठीक है ना। अगर आप किसी व्यक्ति से क्षमा मांगते हैं तो टू समवन। चलिए, अब एप्लोगाइज के साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। हम टू कहां देख रहे हैं, ऑप्शन डी में देख रहे हैं। 20 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। तो बच्चों, आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर आंसर शीट बना दिया गया है, ठीक है ना। आप वाले सेट को खुद से बनाए, एक बार उसको फिर बना करके आप आंसर शीट से उसको मैच कर लें। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आप इस बात को जरूर पेश करें, हम उसको देखेंगे और उस प्रॉब्लम को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा वीडियो सेशन इतना ही रहेगा। ये 20 क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस सेशन लेके चल रहा हूं। आपको आगे के दिनों में बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, ग्रामर के दूसरे टॉपिक पर भी प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, ठीक है। आज की बात बस इतना ही। आप इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप इसे लाइक करें, सही फीडबैक दें। थैंक यू वेरी मच।